हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं जो 12th का सिलेबस क्या है और उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों 12th के सिलेबस में 17 चैप्टर हैं और इनको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। और जो इसका सिलेबस है उसको हम मेनली इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इस पे बेस्ड है। 12th का सिलेबस अधिकांश जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे है, यानी कि इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और थर्ड है EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो दोस्तों ये डिवाइडेशन किस आधार पे है? ये डिवाइडेशन है चार्ज के आधार पे कि चार्ज रेस्ट पे है। जब चार्ज रेस्ट पे हो यानी कि चार्ज है हमारा, जो चार्ज को मैं Q से बोल देता हूं, जब आवेश हमारा Q वो क्या है? स्थिर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हमारा आवेश एक नियत चाल से गतिमान है तो उसका हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिज्म में। और जब आवेश त्वरित गति से गतिमान है तो उसका हम अध्ययन करते हैं EMW में। तो दोस्तों इसके बारे में तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो मैग्नेटिज्म, इसमें जो आवेश होगा वो एक नियत चाल से गतिमान होगा। तो दोस्तों इसी के आधार पे इसके हमारे 3-4 चैप्टर हैं 12th क्लास में। मैग्नेटिज्म एंड सब्सटेंस, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा, ऐसे काफ़ी चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर इससे आ जाते हैं। EMW से जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाता है। इसी के साथ एक चैप्टर है संचार से रिलेटेड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ है हमारा कैपेसिटेंस, धारिता वाला चैप्टर। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। और जो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स धारा विद्युत की है, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमारे 2 यूनिट पढ़ते हैं। तो ऐसे ओवरऑल हमारे पास 17 चैप्टर होते हैं। ऑप्टिक्स के हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं, प्रकाश के बारे में, तरंगों के बारे में, और 2 चैप्टर होते हैं हमारे पास नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th फिजिक्स का। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 2 वर्ड से मिलके बना, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आया है? 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस एक देश था, वहाँ थेल्सन नाम एक आदमी था। उसने ये देखा कि अम्बर नाम का एक पदार्थ था जिसको ऊन से रगड़ने पर ये जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करता था? आकर्षित। तो इसको
हमने बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन, अंबर, यानी कि अंबर, इससे से बना हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर वैद्युत, और इसी को हम बोल देते हैं बाद में आवेश, जो फिलहाल में प्रचलित है आवेश। देखो स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इनके गुणों का, इनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो दोस्तों दैनिक जीवन में हम आवेशों के बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना है। जैसे बिजली कड़कती है तो बिजली, जो बादलों में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो जब बादल टकराते हैं, यानी कि हर बार टकराते हैं तो उनसे चमक उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जब कभी कभी वो टकराते हैं तो डिस्चार्ज होते हैं, तो उनसे एक चमक जनरेट होती है। जैसे हमारे वस्त्र हैं तो ये हमारे बॉडी से घर्षण के कारण इनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी आवेश का एग्जाम्पल है। और हमने बचपन में एक खेल खेला होगा कि किसी लड़के को प्लास्टिक की चेयर पर बिठा देते हैं और एक कपड़े का सोटा बना के उसके मारते हैं, और फिर जब उसको टच करते हैं तो हमें एक झटका महसूस होता है। इसमें सावधानी ये रखते हैं कि बच्चे को पैर छूने के लिए ज़मीन से नहीं बोला जाता है। तो ये भी आवेश का एग्जाम्पल है। और जैसे एक और चीज़ आपने अगर की होगी कि एक गुब्बारा लेते हैं और उसको किसी कपड़े से रगड़ के दीवार पे सटाने से वो चिपक जाता। तो दोस्तों ये किसके एग्जाम्पल हैं? आवेशों के एग्जाम्पल हैं। एक आपने छोटी क्लासों में एक प्रयोग और किया होगा कि जो कंघा या फिर स्केल होता है उसको रगड़ के जो कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाने से वो उनको आकर्षित करता है। तो दोस्तों ये भी एक चार्ज का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी अनुप्रयोग देखते हैं, जैसे कि जो सिस्मोग्राफ है जो भूकंप की तीव्रता मापता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल वर्क करता है। जो हमारा कंप्यूटर प्रिंटर है, फोटोस्टेट मशीन है, या फिर वैद्युत स्मृति है, ये दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस पे बेस्ड होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आवेश से कि आवेश क्या होता है फिजिक्स की भाषा में, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों चार्ज होता है आवेश द्रव्य पदार्थ का वह गुण है, द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जो स्थिर, यानी कि स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र जब ये स्थिर होता है तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसका हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी स्थिर विद्युत्की में है। जब आवेश क्या होता है, गतिमान होता है, गतिमान अवस्था में, यानी तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों चार्ज को सटीक तरीके से डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है। चार्ज क्या है कि किसी पदार्थ का एक नेज गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
या इन दोनों के मध्य क्या करता है, अन्योन क्रिया करता है, तो उसको हम चार्ज कह देते हैं। तो ये दो चीजें देखी अभी हमने, जैसे डिवाइडेशन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो उसमें देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर अवस्था में, जो मैग्नेटिज्म है गतिमान अवस्था में, और जो EMW है उसमें आवेश क्या था, त्वरित, यानी कि आवेश त्वरित गति से गतिमान हो, यानी त्वरित चाल से गतिमान हो, तो उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे लाइट है, एक्सरे है आदि क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो आप बता सकते हैं कि ये चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी वस्तु है उसमें, तो दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं कि स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील अवस्था में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके अलावा जो आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हीं के नाम पे फिर जो एक इसका मात्रक है फ्रैंकलिन, सबसे छोटा जो मात्रक है, तो वो रखा गया था। तो फ्रैंकलिन ने ये कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, हमको ये पता है कि किसी वस्तु में चार्ज है, लेकिन हम डेफिनेशन में देखा कि आवेश क्या है, द्रव्य पदार्थ का गुण है। आवेश द्रव्य पदार्थ का गुण है, यानी कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है, द्रव्यमान का होना आवश्यक है, यानी कि किसी वस्तु में आवेश है तो उस वस्तु में द्रव्यमान जरूर होगा। लेकिन इसका विपरीत अगर हम देखें कि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो, ये जरूरी नहीं है। यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं हम कि जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। अब इसमें द्रव्यमान है लेकिन इस पे चार्ज होता है क्या, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगर दोस्तों आपको ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके जो मास और चार्ज के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके लिए कि प्रोटॉन इसका द्रव्यमान भी 1.67 10⁻⁻27 kg, ये तो होता है इसका मास, और ये होता है इसका चार्ज। तो 1.67 10⁻⁻27 kg, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि C। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg, और इस पे जो चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इन पे चार्ज होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन है उसमें द्रव्यमान है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है। यानी कि अगर किसी वस्तु में आवेश है तो उस वस्तु में द्रव्यमान होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो, ये जरूरी नहीं। और ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फोटोन का। जो फोटोन क्या है, द्रव्यमानहीन कण है, द्रव्यमानहीन कण, यानी कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो इस पर आवेश कितना होगा, आवेश 0 होगा। ये आवेश विहीन होता है, यानी Q = 0। तो दोस्तों ये था आवेश के बारे में। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज ये हमने तो देख लिया कि चार्ज जो किसी वस्तु में चार्ज है, लेकिन हम कैसे कह सकेंगे कि ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे तो उसने कहा कि चार्ज है ना 2 टाइप्स का होता है, प्लस और माइनस। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि उस पर प्लस है या उस पर माइनस है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने आवेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आवेश उसको हमने प्लस और माइनस में डिवाइड कर दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आवेश 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का नहीं होता, 2 प्रकार का ही होता है। तो किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि एक हम कांच की छड़ ले लेते हैं।
कांच की छड़। दोस्तों अब हमें पता है कि कांच की छड़ धन आवेशित होती है, लेकिन जब पहले ऐसा प्रयोग किया गया था, जब नहीं पता था, तो कांच की छड़ ले ली और इसके पास हम दूसरी कांच की छड़ लेके आते हैं। तो ये देखा गया कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, फिर दूसरा ऐसा किया गया कि एबोनाइट की छड़ ले ली गई, एबोनाइट, और इनको पास लाया गया तो देखा गया फिर इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है, फिर इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस वस्तु पे एक अलग आवेश है, इस वस्तु पे अलग आवेश है। फिर अब इस कांच की, ये सोचा गया कि इस कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले जाएं तो क्या होगा। तो जब कांच की छड़ है, ये प्लस 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 प्लस, इसको एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, दोनों में क्या पाया जाता है, आकर्षण। तो इस आधार पे फिर ये डिसाइड हुआ कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत होती है, यानी कि एक तो आकर्षण का है, एक प्रतिकर्षण का है। यानी कि समान समान तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आकर्षित करते हैं। तो फिर हमने बोल दिया कि एक ये प्लस है, एक माइनस है, और इनको भी हम कैसे डिवाइड कर देते हैं, प्लस और माइनस को ये प्लस और ये माइनस। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो वस्तु क्या होगी, ऋण आवेशित, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या होगी, ऋणावेशित, और ये धनावेशित। तो दोस्तों ये थे आवेश के दो टाइप्स। वस्तु पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से डिसाइड होता है। यानी कि कोई वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। कोई वस्तु ऋणावेशित है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम। कि जो जनरली समान समान आवेश है, समान आवेश वो करते हैं प्रतिकर्षित, और जो असमान आवेश हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित। यानी कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें, जैसे कि कांच की छड़ है, धनावेशित है। यदि इसके पास दूसरी कांच की छड़ लेके आते हैं, प्लस 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 प्लस, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही दोस्तों यदि मैं एबोनाइट की छड़ और इसके पास में दूसरी एबोनाइट की छड़ लेके आता हूं तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही अगर मैं एक कांच की छड़ इसके पास में एबोनाइट की छड़ लेके आता हूं, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है, तो दोस्तों इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण
होगा। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु पे जो आवेश का आदान प्रदान कैसे होता है और इससे मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आती है कि जनरली वैसे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो इतना इफेक्ट नहीं होता है कि यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दूसरी वस्तु में जा रहे हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता। फिर भी देखते हैं। दोस्तों मैं अगर ये मान लूं कि ये कोई कांच की छड़ है और एक दूसरा मैं मान लूं एबोनाइट की छड़ है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसमें कि एक तो मैं ले लेता हूं ग्लास और ये क्या है, उदासीन है। दूसरा मैं ले लेता हूं एक रेशम का टुकड़ा है, यानी कि रेशम का कोई कपड़ा है, ये भी क्या है, उदासीन है। उदासीन से ये मतलब है दोस्तों कि उदासीन का ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई चार्ज, उसमें कोई प्लस या माइनस नहीं है। उदासीन का मतलब है कि जितने उसमें धनावेश हैं उतने ही उसमें ऋणावेश है, यानी कि दोनों क्या है, संतुलित मात्रा में। इसलिए ओवरऑल उस पर आवेश क्या है, 0। यानी कि अगर उसमें +5 इलेक्ट्रॉन तो +5 है प्रोटॉन, ये है, इसलिए वो क्या है, वैद्युत उदासीन है। तो यानी ये जो रेशम का टुकड़ा है इसको इस ग्लास से रगड़ते हैं। तो ग्लास से रगड़ने से क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित। यानी कि जो कांच का टुकड़ा क्या हो जाता है, धनावेशित, और ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो इसमें किस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी, तो जो कांच है इसके द्रव्यमान में mg यानी कि मास ऑफ ग्लास, इसमें कमी आएगी और हल्की सी इसके, भाई इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी हल्की सी, जो ये रेशम है, मास ऑफ रेशम मान लेता हूँ मैं, फर है, तो इसके द्रव्यमान में हल्की सी वृद्धि होती है, इतनी नहीं है कि माइनर होती है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें आवेशों के मात्रक, तो जो आवेश है, सबसे पहले आवेश की विमा देख लेते हैं। आवेश की विमा Q बराबर क्या होता है, I × T, यानी धारा एम्पियर में, समय T में। तो इसकी विमा हो जाएगी m0 L0 T1 A1। इसके अलावा आवेश एक अदिश राशि है। जो आवेश का ऐसा ही मात्रक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, और इसका CGS पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। जनरली बुक वगैरह में या बहुत सी जगह आपको यही मिलेगा कि CGS पद्धति में स्टेट कूलाम। कई जगह इसका मात्रक हो सकता है फ्रैंकलिन, क्योंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, ये स्टेट कूलाम इसका छोटा मात्रक है। जनरली
जो इसका सबसे बड़ा मात्रक है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, और 3 गुणा 10⁹ एक जो कर स्टार्ट कर 10⁹ ESU सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। अन्य मात्रक है एक कूलम में 3 गुणा 10⁹ ESU। इसके अलावा और बाकी इसके छोटे मात्रक हैं 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻9 नैनो कूलम, 10⁻⁻12 पिको कूलम आदि इसके क्या है छोटे मात्रक है। तो ये इसके कुछ मात्रक थे। इसके बाद हम देखते हैं आवेश की किसी वस्तु पे जो आवेश है उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे कि भाई उस पे आवेश उपस्थित है या उस वस्तु पे आवेश है जो धनावेशित है या ऋणावेशित है। यानी कि अगर मान लो कि ये वैसे ये कुछ अलग चीज़ है, अगर मान लो ये मेरे पास कोई धातु है और इस पे मेरे को आवेश का चेक करना है तो कैसे चेक कर सकता हूँ। एक विद्युतदर्शी यंत्र होता है, विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक यंत्र होता है और ये होता है कांच का जार होता है। ऐसे कांच का जार होता है, इसमें ये ऐसे ये पत्तियां होती हैं और यहाँ एक धात्विक डिस्क होती है इसमें, और ये जो पत्तियां होती है इनसे स्वर्ण गोल्ड की पत्तियां जुड़ी होती हैं। ये होती है धात्विक डिस्क, ये ऊपर वाली धात्विक डिस्क। तो हम जब जनरली कोई चार्ज लेके आते हैं यानी कोई वस्तु लेके आते हैं उस पर चार्ज का हमें पता नहीं है कि उस पर क्या है, प्लस है माइनस है। तो जैसे हम लेके आ रहे हैं, ये कोई छड़ लेके आ रहा हूँ मैं, प्लस 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 प्लस, तो जैसे ही मैं लाता हूँ ये धात्विक डिस्क के इसके संपर्क में लाते हैं तो ये जो प्लेट है इस पे आ जाता है प्लस प्लस प्लस। ये मतलब ये जो धनावेश है इस पे पत्तियों पे वितरित हो जाता है और ये पत्तियों से होते हुए ये जो स्वर्ण पत्तियाँ इन पे चला जाता है। यानी कि ये प्लस की पत्ती ये प्लस की, तो दोनों समान समान आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, पत्तियां फैल जाती हैं। ऐसे ही अगर हम ऋणावेशित वाली कोई धातु की छड़ लेके आते हैं तो इसके कांटेक्ट में आके वो माइनस इन पे फैल जाएगा, फिर पत्तियां वापिस फैल जाती है। तो इससे हमें ये तो पता नहीं चल रहा था कि जो भी हम ला रहे हैं उस वस्तु पे आवेश धनावेश या ऋणावेश है। तो उसका कैसा पता चलेगा, जैसे ये इस वस्तु पे आवेश पहले से वितरित है, अब हम कोई ला रहे हैं दूसरी छड़ ऋणावेशित और अब इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो यदि इसके कांटेक्ट में लाने से ये पत्तियां क्या हो जाएं, चिपक जाएं, यानी कि जब ऋणावेश पहले से उस पर धनावेश अब ऋणावेश आएगा तो दोनों पत्तियों पे क्या हो जाएगा, अलग अलग आवेश हो जाएगा, ऋणावेश और एक पे धनावेश। तो पत्तियां क्या होगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो इस आधार पे हम किसी वस्तु पे आवेश का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां।
चलो ऐसा करते हैं, आवेशित करने की विधियों से पहले हम देख लेते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, और जनरली इसमें से आपके एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश में योज्यता के नियम का पालन होता है, यानी कि जो कोई भी वस्तु है, जैसे कि इस पे आवेश है Q बराबर 10 कूलाम, तो इसमें जैसे कि इस पे आवेश है 3 कूलाम, इस पे आवेश है 2 कूलाम, और इस पे आवेश कितना है 5 कूलाम। यानी कि आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है, योगात्मक या योज्यात्मक, यानी कि जो कुल आवेश है इनके योग के बराबर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश अलग अलग, उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी इसका आवेश Q1 मान ले, इसका Q2, इसका Q3, तो जो कुल आवेश है इसके बराबर होना चाहिए। तो यानी Q1 Q2 Q3, 3 कूलाम, 2 कूलाम और 5 कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम। इसके अलावा आवेश में संरक्षण के नियम का पालन होता है, यानी कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यानी कि जैसे कांच की छड़ है और एबोनाइट, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक से धन आवेशित जो कांच की छड़ है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एबोनाइट की छड़ पे जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इनका आदान प्रदान होता है। तो जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। चाहे नाभिकीय अभिक्रियाओं में देख लें हम, या फिर रेडियो एक्टिव जो भी क्रियाएं हैं हमारी उनमें देख लें, तो इनमें क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। और ये जो आवेश संरक्षण के नियम है ये आनुभाविक है, और ये दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसके नाम पे एक जो मात्रक है फ्रैंकलिन वो भी है। एक फ्रैंकलिन में 3 × 10⁻⁻10 कूलाम होते हैं। एक फ्रैंकलिन बराबर 3 × 10⁻⁻10 कूलाम। ये फ्रैंकलिन एक आवेश का बहुत छोटा मात्रक है। तो जो आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है, आवेश में निश्चरता का नियम पालन होता है कि जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो तो चाल के साथ बदल जाता है, लेकिन जो आवेश है वो चाल के साथ नहीं बदलता है कि एक भी आवेश को हम गति कराएंगे तो वो बदल जाएगा। आवेश मतलब कांस्टेंट रहता है, ये गति के साथ नहीं बदलता है। इसके अलावा यानी कि आवेश क्या रह रहा है, निश्चर है गति के साथ, यानी कि वेग के साथ आवेश नहीं बदलता है। इसके अलावा आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकरण, यानी कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी वस्तु पे जो आवेश Q मान लो तो वो होता है ±NE। यानी किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है ये होता है Q = ±NE, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश।
यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि n इक्वल टू होगा 1 2 3 डैश करके अनंत तक। n का मान कभी भी ऐसे 1/2 3/2 ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस नियम का एक जैसे कि अपवाद भी है कि जिनमें q का मान 1/3 e 2/3 e होता है, वो क्वार्क कण होते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं जनरली, वरना तो q इक्वल टू होता है +- ne। और जो मिलिकन ने अपना तेल बिंदु प्रयोग किया था, उसमें भी यह देखा कि जो तेल की बूंदें हैं उन पर आवेश q इक्वल टू +- ne होता है। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलिकन की तेल बिंदु जो प्रयोग है उसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो आवेश है क्वांटीकृत होता है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आवेश क्वांटीकृत कैसे होता है, यानी कि आवेश की जो कण प्रकृति होती है उसका हमें पता नहीं चलता। आवेश का वितरण सतत होते हुए, मतलब आवेश का वितरण जो विविक्त होते हुए भी इसको सतत क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि भाई n का मान अगर 1 हो, भाई यदि q इक्वल टू n ही है, यदि n का मान 1 हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा 1.6। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और q का मान ले 1 कूलाम। तो यानी कि जो 1 कूलाम आवेश है उसमें हम एक कैलकुलेशन करके देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए आवेश क्वांटीकृत होते हुए भी मतलब सतत दिखाई देता है। तो ये आवेश की थी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आवेश के आवेशित करने की कुछ विधियां, वो देख लेते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आवेशित करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि 2 वस्तुएं हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये कांच की छड़ थी, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था कांच की छड़। तो एक कांच की छड़ ले लेते हैं जो क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब यह है कि उस पर जितने धनावेश है उतने ही क्या है, ऋणावेश है। यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश, यानी कि ओवरऑल चार्ज है उस पर 0। और एक ले लेते हैं हम रेशम का टुकड़ा। और ये हमारा रेशम का टुकड़ा है, ये भी क्या है, उदासीन है। अब इसको लेके हम कांच की छड़ पे रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के रेशम के टुकड़े पे चले जाते हैं। यानी कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। यानी कि ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि धनावेशित। और इस पे इलेक्ट्रॉन आके तो ये क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो दोस्तों इस प्रकार हम घर्षण द्वारा वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित। ये मैंने एक एग्जांपल देखा, और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हमारा इसमें चालन द्वारा आवेशन। तो दोस्तों 2 चालक वस्तुएं हैं या फिर 2 चालक गोले मान सकते हैं हम। ये 2 चालक गोले हैं
और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मिनट, सॉरी, ये दो चालक गोले हैं। इसमें एक तो है उदासीन हमारे पास और एक है धनावेशित। ये सेम साइज के गोले हैं, धनावेशित, यानी कि इसमें है प्लस 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 प्लस। तो जो भी इनका अरेंजमेंट है वो कर लेते हैं कि भाई कुचालक स्टैंड पे रखे हैं, ये अर्थिंग कर रखा है इनको। तो जब इन दोनों को हम संपर्क में लेके आते हैं तो क्या होता है, ये दोनों को हम संपर्क में ला रहे हैं। तो उदासीन वस्तु में भी प्लस हैं और माइनस हैं। तो इसमें प्लस 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 और इसमें भी प्लस प्लस हो जाते हैं। यानी कि जब किसी उदासीन वस्तु को चालक वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुओं में समान मात्रा में आवेश का क्या हो जाता है, आदान प्रदान होता है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं होता है। अब अगर इनको हम सेपरेट कर देते हैं तो दोनों एज ए सेपरेट धनावेशित चार्जड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मेथड है चालन द्वारा आवेशन, यानी कि दो वस्तुओं को केवल कांटेक्ट में लाके ही हम चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई उदासीन वस्तु है, उसको हम तो दोस्तों हमारे पास दो ये उदासीन वस्तुएं और ये एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड हैं। यानी ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं कि एक कोई धनावेशित चालक छड़ इसके पास में लेके आते हैं। अब ये एज ए एक ही वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब इनके पास हम एक चालक छड़ लेके आ रहे हैं, धनावेशित चालक छड़, प्लस 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 प्लस। तो दोस्तों हमें पता है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या होगा कि ये न्यूट्रल है तो इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। तो इस साइड में जो प्लस हैं वो सारे प्लस इस साइड में चले जाएंगे और इस साइड के माइनस इधर आ जाएंगे, इसके भी माइनस इधर आ जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस
आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि इस हिस्से के पास आ जाते हैं, और जो भी प्लस प्लस हैं वो इसमें यूं चले जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करने पे क्या होगा, ये जो चार्ज है ये पूरे इस वस्तु में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे माइनस 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 और ये प्लस 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 प्लस। तो प्रेरण क्या है कि किसी उदासीन वस्तु में चालक वस्तु द्वारा प्रकृति में विपरीत किंतु समान मात्रा में आवेशन की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। यानी कि प्रेरण द्वारा हम किसी उदासीन वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। यहां हमारे पास दो उदासीन वस्तुएं थी और ये दोनों क्या हैं, आवेशित वस्तुएं हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि क्या प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित किया जा सकता है? तो जी हाँ, कि हम प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई आवेशित छड़ चाहिए। तो दोस्तों ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमने देखा आवेशित करने की विधियां, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।